Hello students, I hope all of you are fine. Today our topic is ideal simple pendulum and simple pendulum of unit oscillations. First of all, we will see the ideal simple pendulum. It is a light and inextensible weightless string and a heavy bob is connected to the string from a rigid support is called ideal simple pendulum. अगर कोई एक भारी हेवी बॉब आपको समझता है, हेवी बॉब किसको कहते हैं, जो आयरन्स का होता है या स्टील का होता है, जिस वेट के अंदर अगर वो हेवी हो और उसे एक वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सस्पेंडेड किया जाता, उसको लटकाया जाता हो विद द हेल्प ऑफ रिजिड सपोर्ट, तो हम उसको कहते हैं कि वो आइडियल सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम उसको कहते हैं a small heavy bob which suspended by the inextensible light flexible weightless string from a rigid support is called simple pendulum। दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आइडियल सिंपल पेंडुलम जो बॉब होगा उसके अंदर हेवी होगा, और सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होगा? जो बॉब होगा वो हेवी तो होगा, लेकिन कैसे होगा? स्मॉल होगा। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम के अंदर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे आइडियल सिंपल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम की। आपको समझ में आ गया होगा दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो पेंडुलम्स होते हैं वो एक तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशंस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो अपनी मेन पोजीशन से मोटो एंड फ्रो मोशंस को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए उसके मोशंस को हम कहते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है। सेम एज इट इज यहाँ पर स्मॉल आर जो है उस स्फीयर का या उस बॉब का रेडियस है, और स्मॉल एल इस स्ट्रिंग की, जिस स्ट्रिंग से उसको सस्पेंडेड किया गया है उस स्ट्रिंग की वो क्या है? लेंथ है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ को ऐड करते हैं बॉब के रेडियस में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम है जिसको अपन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया गया है। R radius of bob theta is equal to small angular displacement। जैसे ही ये SHM परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर एक तरह का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। mg उस बॉब का वेट है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि mg cos थीटा mg sin थीटा इसको कहते हैं। और मान लीजिए कि अगर इसको ये सस्पेंडेड ही होता था, SHM परफॉर्म नहीं करता था, तो इसके वेट को हम कभी भी डिवाइड या इसको रिसॉर्ट टू कंपोनेंट में नहीं करते थे, लेकिन ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इसलिए इसके वेट को टू कंपोनेंट के अंदर रिसॉल्व किया गया है। पहला है mg cos थीटा, इसको कहते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेट mg। रेडियल कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट भी कहा जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट mg। इसी तरीके से mg sin थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट mg, इसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट mg। x यहाँ पर होगा आर्क लेंथ या उस पेंडुलम के थ्रू या उस बॉब के थ्रू प्रोड्यूस किया गया डिस्प्लेसमेंट एक तरह का। लेकिन हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? सिंपल पेंडुलम की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? हमारे रियल लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशंस है? आप सभी को पता है कि जनरली ग्रेविटी को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है सिंपल पेंडुलम का, या फिर एस्ट्रोनॉमर इसका यूज करते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए, या कि सैटेलाइट की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, उसके टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए सिंपल पेंडुलम का यूज होता है। हम देखेंगे एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स के अंदर, हम समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सभी को पता है क्या सिंपल पेंडुलम जो है तो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो एसएचएम जब परफॉर्म करेगा तो वो बार बार उसके मेन पोजीशन से उसको रेस्टरिंग फोर्स लाएगी।
एक यहाँ पर mg sin थीटा है, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंट क्यों कह रहे हैं इसको अपन, टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ द वेट mg। अगर हम s को सर्कल का हम सेंटर समझ ले, इमेजिनरी सर्कल को यहाँ ड्रॉ कर ले अगर, तो यहाँ पर mg sin थीटा उस सर्कल के वो टेंजेंशियल होगा, इसलिए कहा जा रहा है इसको कि वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट mg है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखिए कि mg sin थीटा जो सर्कल की सेंटर की तरफ है, मतलब उसको उस बॉब को या सिंपल पेंडुलम को यहाँ पर उसका वेट जो है तो वो उसकी मेन पोजीशन में ला रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स भी यही काम करती है। ठीक है, आफ्टर दैट द टेंशन is the tension in the string, the directions of the tension is upward while the weight, the directions of the weight of pendulum is downward. Both are opposite. Weight of the pendulum is downward and tension in the string in upward. Okay, but the mg sin theta and restoring force, the directions of the restoring force mg sin theta both are same, because therefore we can write these equations F is equal to minus mg sin theta minus mg sin theta. F is equal to minus mg sin theta. The negative sign indicate that the restoring force and displacement, angular displacement of particle or pendulum is opposite to each other, because of जितना ज्यादा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगी। क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी। बस समझ में, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर हमने लगाया। लेकिन हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा जो है तो स्मॉल है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर स्मॉल हो तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखा जाता है थीटा। Therefore, F is equal to minus mg theta, only theta. This is the equation number 1. F is equal to mg theta. इसे मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि अगर हम S को सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, इमेजिनरी सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें रेडियस कौन सा होगा। रेडियस होगा हमारा ये वाला पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, L प्लस R। तो L प्लस R क्या होता है, कैपिटल L। इसको हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। फिर आर्क लेंथ कौन सी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसको अपन ने x से रिप्रेजेंट किया है। देन थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना है, x, रेडियस कितना है हमारे पास में यहाँ पर कैपिटल L। यही इसको थीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। देयरफॉर F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा इज इक्वल टू x बाय L, इन विच F इज इक्वल टू माइनस mg देयरफॉर अपॉन L इनटू x। इसको मैं इस तरह से इक्वेशंस को हम ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस mgl इंटू x। क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उस पेंडुलम का मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट है, और उस पेंडुलम की लेंथ ये कांस्टेंट है। तो अगर ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा तो क्या लगेगा, हमेशा लगता है प्रोपोर्शनल। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। हमारे पास में एक यहाँ पर इससे पहले हमने पहले लेक्चर में देखा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x होता है। ठीक है, वही कुछ हमारे पास में दोबारा आई है। नेक्स्ट, अब हमको निकालना है इसका टाइम पीरियड, निकालना है इसका हमको टाइम पीरियड। उससे पहले हम निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to m into a, F is equal to m into a, then A is equal to F by m. Therefore A is equal to F is equal to minus mg into x upon L. Therefore minus mg into x upon L। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर में m था, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन m, तो m से m क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस g इंटू एक्स अपॉन l। ये निकाले हमने सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन। क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है टाइम पीरियड। t इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है इसका, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, ओमेगा की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर निकाले अपन ने एक्सेलरेशन। आप सभी को पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको हम कहते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको कहते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। उस पार्टिकल का ये एक्सप्रेशन होता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास में सिंपल पेंडुलम है और एफएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने ये इक्वेशन को लिया है। ठीक है, देन a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये डिवाइड। देयरफॉर अब हमें निकालना क्या है, ओमेगा स्क्वायर, फिर से एक्स से एक्स यहाँ पे गेट कैंसिल हो गया, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल। अगर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल हो तो फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटा तो हमेशा यहाँ पर लगेगा रूट। क्या लगेगा, रूट। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। देयरफॉर t is equal omega is equal to under root g by l. Put this value in equation third. Therefore t is equal to 2 pi by under root g upon l. Therefore t is equal to 2 pi under root l by g. Frequency of the particle performing SHM, we know that the frequency is the reciprocal of time. Therefore f is equal to 1 upon under root 2 pi into under root l by g. Because of t is equal to 2 pi under root l by g, then f is equal to 1 upon 2 pi, same as it is 1 upon pi, but g is transferred to the numerator. Then under root g by l is the frequency of the particle performing FHM. Okay. If any queries with respect to this topic, please ask me on the WhatsApp by the comments. Okay. Thank you.